हेलो स्टूडेंट, सवारी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट 12th हिंदी मीडियम का फर्स्ट वीडियोज आपको भेजा था और आज हम आपको यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें पहला है ठोस विलयन। विलयन किसे कहते हैं? इसके पहले वीडियो में आपको बताया था दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। वो दो पदार्थ कौन से थे? विलेय और विलायक। आज की बात चल रही है ठोस विलयन की। ठोस विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनमें विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हो? ठोस। मतलब ऐसे विलयन जो ठोस विलायक और ठोस विलेय का समांगी मिश्रण हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप? ठोस विलयन। वे पदार्थ जिसमें विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्थाएं ठोस हो, ठोस विलयन कहलाते हैं। ठोस विलयन के हमारे पास दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारे पास है प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन और दूसरा प्रकार हमारे पास है अंतरकाशीय ठोस विलयन। प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन को हमको इस तरीके समझना है, हमारे पास ये विलायक है और ये हमारे पास क्या है? विलेय। विलायक जो व्हाइट कलर के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हमने क्या माना है? विलायक। और जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं उसको हमने क्या माना है? विलेय। विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हो? ठोस। लेकिन प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन में विलायक और विलेय दोनों के कणों का आकार कैसा होगा? बराबर। मतलब विलायक और विलेय के कण लगभग समान आकार के हों तो विलायक के कणों को विलेय के कण अपने स्थान से क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित और एक समांगी मिश्रण बना सकते हैं। इस प्रकार के विलयन को आप कहेंगे प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास पूरे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हैं, सफेद रंग के जो गोले हैं वो हमारे पास क्या हैं? विलायक। अब इतने ही साइज के हमारे पास जो ब्लैक कलर के गोले हैं वो क्या थे? विलेय। माना कि इन विलायक के कुछ कणों को हम विलेय के कुछ कणों द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित। ये हमने इनको प्रतिस्थापित किया और विलायक के स्थान पर कुछ क्या आ गए? विलेय। और इस प्रकार से हमारे पास एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया जिसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। प्रतिस्थापनिक ठोस विलयनों के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आयरन, निकेल, क्रोमियम इनसे मिलकर बनी होगी। इनके कणों का आकार लगभग कैसा है? समान। इसलिए इसका पहला उदाहरण देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील। एक उदाहरण हमारे पास और है पीतल। पीतल भी प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन का उदाहरण है, क्योंकि पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है। दोनों धातुएं कैसी हैं? ठोस। पहली धातु हमारे पास है कॉपर जो 80% होगी और दूसरी हमारे पास क्या है? जिंक जो 20% होगी। यानी कॉपर और जिंक का समांगी मिश्रण प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन बनाएगा। इसका मतलब पीतल, स्टेनलेस स्टील, ये सब हमारे पास किसके उदाहरण हो गए? प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। इसके बाद हम दूसरे वाले प्रकार पर चलेंगे जिसका नाम क्या है? अंतरकाशीय ठोस विलयन। अंतरकाशीय ठोस विलयन क्या होगा? इसमें भी विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी होंगी? समान। लेकिन विलायक के कणों का आकार विलेय के कणों के आकार से क्या होगा? बड़ा। इसलिए इसमें ऐसा हुआ क्योंकि इसमें कोई विलेय का कण विलायक के किसी कण को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि विलायक के जो कणों को हमने गोला मानकर व्यवस्थित किया था उनके बीच में जो अंतरकाशीय रिक्तियां थी, इन अंतरकाशीय रिक्तियों में विलेय के छोटे आकार के कण यहां पर आके अपनी जगह बना लेंगे और इस प्रकार एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा जिसको आप बोलेंगे जिसको आप बोलेंगे अंतरकाशीय ठोस विलयन। यानी वे विलयन जिनमें विलायक और विलेय के कणों के आकार में अंतर हो, विलायक के कणों का आकार बड़ा हो, विलेय के कणों का आकार छोटा हो, लेकिन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान। मतलब ठोस। अब आप इन दोनों को इस प्रकार से मिश्रित करें कि विलायक के कणों को व्यवस्थित करने पर उनके बीच में जो अंतरकाशीय रिक्तियां निर्मित हुई थी, उन अंतरकाशीय रिक्तियों में विलेय के छोटे आकार के कण अपनी जगह बना लें, तब इस प्रकार के बने समांगी मिश्रण को आप बोलेंगे अंतरकाशीय ठोस विलयन। अंतरकाशीय ठोस विलयन में ध्यान रखें विलायक और विलेय के कणों का आकार समान नहीं होगा। इसके उदाहरण हमारे पास हैं टंगस्टन कार्बाइड। यहां पर आप देखेंगे
टंगस्टन और कार्बन दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। टंगस्टन के जो विलायक के कण हैं उनके बीच में जो अंतरकाशीय रिक्तियां थी उसमें कार्बन के परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित हो गए और दोनों ने आपस में क्रिया करके एक समांगी मिश्रण बनाया और इस प्रकार हमारे पास तैयार हुआ एक अंतरकाशीय ठोस विलयन। टंगस्टन कार्बाइड इसका उदाहरण है। इस प्रकार आपने देखा कि ठोस विलयन वो थे जिनमें विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था क्या थी, ठोस। और इनके दो प्रकार के हमारे पास दो इनके प्रकार थे, प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन और अंतरकाशीय ठोस विलयन। इसके बाद अब हम इस यूनिट के अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे जिसका नाम है विलयता। तो ठोस विलयन के बाद अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और वो टॉपिक हमारे पास है विलयता। और विलयता के अंदर हमारे सिलेबस में जो है वो है द्रवों में गैसों की विलयता। सबसे पहले विलयता किसे कहते हैं, आप इन दोनों डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, लेकिन पहले डेफिनेशन आप विलयता यानी इस डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। मतलब हमारे पास कोई भी विलेय पदार्थ है, उसकी वह निश्चित मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में एक निश्चित ताप पर घुलकर एक संतृप्त विलयन बना दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पदार्थ की विलयता। विलयता के बाद हमारे जो सिलेबस में है वो विलयता द्रवों में गैसों की विलयता है और द्रवों में गैसों की विलयता पर आधारित हेनरी का नियम भी हमारे सिलेबस में है। तो पहले आप देख लीजिए द्रवों में गैसों की विलयता। द्रवों में गैसों की विलयता को हम इस डेफिनेशन के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। किसी गैस का घन सेंटीमीटर में एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में एसटीपी पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर जो संतृप्त विलयन बनाती है, उसे आप क्या बोलेंगे, द्रवों में गैसों की विलयता। यानी विलयता की परिभाषा जो थी उसमें केवल विलयता में जो हमने पदार्थ द्रव में घोला था उस पदार्थ की जगह पर आप केवल क्या कर लेंगे, गैस। लेकिन गैस के आयतन को हम एसटीपी पर परिवर्तित करेंगे और उस मात्रा को घोलेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में एसटीपी पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर जो संतृप्त विलयन बनाएगा उसे आप द्रवों में गैसों की विलयता कहेंगे। यानी विलयता के बाद द्रवों में गैसों की विलयता। एक छोटे से चित्र के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक द्रव को भर लिया, ठीक। अब इस द्रव को भर के हमने इसमें एक ऊपर इसके क्या रखा हुआ है, गैस। इस गैस के आयतन को हमने एसटीपी पर क्या कर लिया, परिवर्तित। घन सेंटीमीटर में गैस का आयतन लेना है, वो भी एसटीपी पर परिवर्तित किया हुआ। उस समय जो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब जिस ताप पर आप काम कर रहे हैं उसी पर पूरी प्रोसेस करना है। टेम्परेचर को बाद में कम या ज्यादा नहीं करना। तो दिए हुए ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर, विलायक का जो हमारे पास आयतन है वो कितना, एक घन सेंटीमीटर, इसमें आपने एसटीपी पर परिवर्तित गैस के आयतन को घन सेंटीमीटर में जब क्या कर दिया, घोल दिया, तो आप एक संतृप्त विलयन पाएंगे। यानी विलायक, द्रव विलायक में गैस विलय एक घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाएगा, तब इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, द्रवों में गैसों की विलयता। द्रवों में गैसों की विलयता को कुछ कारक क्या करते हैं, प्रभावित। द्रवों में गैसों की विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, उनको एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ कारक यहाँ पर लिखे हैं और आपको भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि किस तरीके से ये कारक द्रवों में गैसों की विलयता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित। पहला कारक हमने क्या लिया है, ताप। यदि किसी गैस को आपने किसी विलायक में घोल दिया, विलायक में गैस को घोलने के बाद अगर आपने ताप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो घुली हुई गैस है वो उस द्रव में से कहां पर आ जाएगी, बाहर। यानी ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलयता सदैव घटती है। दूसरा हमारे पास क्या है, दाब।
द्रव के ऊपर जो गैस आप उसका जो आयतन घोलना चाह रहे हैं गैस का किसी द्रव में, उसके ऊपर अगर आपने पिस्टन से प्रेशर डाल दिया तो ना चाहते हुए भी गैस को किस में घुलना पड़ेगा, उस द्रव में। इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या हो रही थी, कम, लेकिन दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता हमेशा क्या होगी, अधिक। तीसरा आप देखेंगे अशुद्धियां। जिस विलायक में आप गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख लेना है कि कहीं वो विलायक पहले से अशुद्ध तो नहीं है, यानी उसमें पहले से कुछ अशुद्धियां तो नहीं घुली हुई। अगर उस विलायक में पहले से अशुद्धियां घुली हैं तो फिर उसमें गैस को घोलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। मतलब अगर विलायक अशुद्ध है तो उसमें गैस की विलेयता हमेशा क्या होगी, कम। और चौथा और लास्ट कारक हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, गैस तथा द्रव की प्रकृति। गैस और द्रव की प्रकृति क्या है, जिस द्रव में आप जिस गैस को घोल रहे हैं क्या वो इस कंडीशन में है कि वो आपस में घुल सके, मींस आसानी से द्रवित होने वाली कुछ गैसें होती हैं, NH3 है, CO2 है, ये आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं। आसानी से द्रवित होने वाली गैसों पर आप थोड़ा दाब बनाएंगे तो ये आसानी के साथ द्रव में घुल जाएंगे, जबकि कुछ गैसें ऐसी हैं जो आसानी के साथ द्रवित नहीं होती, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कईयों अध्रुवीय गैसें हैं जो आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती। ऐसी गैसों को द्रव में घोलना हमारे लिए हमेशा क्या होगा, मुश्किल। तो इस प्रकार से दूसरा टॉपिक आज का था विलेयता और द्रवों में गैसों की विलेयता। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब आप इस यूनिट के अगले टॉपिक में जाएंगे और अगला टॉपिक हमारे पास है हेनरी का नियम। तो विलेयता और द्रवों में गैसों की विलेयता के बाद अब द्रवों में गैसों की विलेयता से संबंधित एक इंपोर्टेंट नियम हमारे पास है जिसका नाम क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है। एक परफेक्ट आंसर बन सकता है 3 नंबर में, हेनरी का नियम क्या है इसकी सीमाएं लिखिए, या हेनरी का नियम क्या है इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो अब आप समझेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित हेनरी का नियम। सबसे पहले आप एक डायग्राम के द्वारा, जो अभी पहले भी बताया था, उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने भर के रखा हुआ है क्या, द्रव। ये हमारे पास बीकर में हमने क्या भर दिया है, द्रव, और द्रव के ऊपर हमने क्या ले ली है, गैस। ये पूरी जी जो मैं बना रहा हूं उसको आपको समझना है, गैस के अणु, और बीकर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इस गैस के ऊपर आपने क्या ले लिया है, एक पिस्टन। स्वाभाविक है जैसे जैसे आप पिस्टन को दबाएंगे गैसों के आयतन में क्या आएगी, कमी। गैसों के आयतन में कमी आती जाएगी और तब भी आप पिस्टन को दबाते जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि गैस को द्रव में घुलना पड़ेगा। इससे संबंधित हेनरी का जो नियम है उसका स्टेटमेंट देखिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है, यानी द्रव के ऊपर उपस्थित गैस पर आप जितना जितना दाब डालेंगे गैस की उतनी उतनी मात्रा इस द्रव में घुलती जाएगी। स्थिर ताप होना चाहिए बशर्ते, यानी पूरी प्रोसेस जो आप ये द्रव में गैस को घुलने की कर रहे हैं उस पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर यानी ताप कैसा रहना चाहिए, स्थिर। इसलिए यहां पर क्लियर लिखा है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। जितना जितना आप गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी उतनी गैस की मात्रा द्रव में घुलती चली जाएगी। यदि हमने गैस की मात्रा को m और दाब को P से प्रदर्शित किया तो हेनरी के नियम का जो गणितीय रूप होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, m समानुपाती P। समानुपाती हटाएंगे तो m बराबर KH इंटू P। यहां पर KH एक स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलेंगे, हेनरी स्थिरांक। अब हेनरी के नियम का स्टेटमेंट, हेनरी के नियम को समझने के बाद उसका गणितीय रूप देखने के बाद अब आप देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये हमारे पास सीमाएं और ये अनुप्रयोग। अब आप इन पर ध्यान देंगे। हेनरी का नियम हमने देख लिया, एक बार आप स्टेटमेंट को और अच्छी तरह देख लीजिए। हेनरी ने किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहेंगे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी
किसी गैस की द्रव्य विलेयता उस गैस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। और ये इसका गणितीय रूप m समानुपाती P और m बराबर KH इंटू P। जहां पर KH एक स्थिरांक था, जैसे हमने क्या बोला, हेनरी स्थिरांक। हेनरी के नियम की सीमाओं पर आप ध्यान दें। जो गैस आप द्रव्य में घोल रहे हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो आप देखेंगे। पहले हमने क्या दिया है यहाँ पर, तनु विलयन। जिस द्रव्य में आप गैस को घोल रहे हैं वो विलयन कैसा होना चाहिए, तनु, द्रव तनु होना चाहिए। जिसमें आप गैस को घोल रहे हैं उसमें पहले से कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए या कोई अन्य पदार्थ उस विलायक में पहले से ना घुला हो, इसका ध्यान रखें। यानी जिस विलयन में भी आप घोल रहे हैं किसी गैस को, वो विलयन कैसा होना चाहिए, तनु। अगर वो बहुत ज्यादा सांद्र विलयन है तो आपको मालूम है कि निश्चित ताप पर सांद्र विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को आप नहीं घोल पाएंगे, मतलब आप उसमें गैस को नहीं घोल पाएंगे। तो पहला हमारे पास क्या था, विलयन जिसमें गैस को घोल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तनु। दूसरा हमारे पास दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, मतलब जो गैस आप द्रव्य में घोल रहे हैं उस गैस को PV इक्वल टू nRT, मतलब आदर्श गैस समीकरण का पालन करना चाहिए। वो आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करे और गैस का विलायक के साथ कोई संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। दूसरे के बाद तीसरा जो इसमें सीमा जो लगी हुई है वो क्या है कि गैस का विलायक के साथ कोई संयोजन या वियोजन ना हो। यानी जिस गैस को आप विलायक में घोल रहे हैं वो केवल किसकी वजह से घुली है, दाब की वजह से। जब आप दाब को हटाएंगे तो वो गैस को बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दाब डालकर गैस को द्रव में घोल दिया और कुछ समय बाद वो गैस उस द्रव के साथ ही क्या कर ली, क्रिया। फिर दाब डालने का क्या मतलब हुआ, फिर दाब का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब गैस का विलायक के साथ जिसमें आप उसको घोल रहे हैं कोई संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास हेनरी के नियम की 3 सीमा है। और हेनरी के नियम की तीनों सीमाओं के बाद अब आप आ रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, हेनरी के नियम का सबसे बड़ा अनुप्रयोग हमको कहां पर देखने को मिलता है, कार्बोनेटेड शीतल पेय बनाने में। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें हम द्रव में क्या घोलते हैं, गैस, CO2 गैस घोली जाती है, इसलिए इसका नाम है कार्बोनेटेड शीतल पेय। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें स्थिर ताप पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर घोल देते हैं और उसी वक्त बोतल को क्या कर देते हैं, सील्ड। जैसे आपने देखा है कभी किसी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को आप थोड़ा सा उसको तेजी के साथ हिला के और फिर आप उसके ढक्कन को अगर खोलें तो आप देखते हैं कि जो CO2 आपने उच्च दाब पर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स बनाते वक्त घोली थी वो CO2 अब एकदम से कहां पर आएगी, बाहर, और कुछ झाग लेकर वो बाहर आएगी। इसका मतलब कार्बोनेटेड शीतल पेय बनाने में हम हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। हेनरी के नियम के आधार पर ही हमने कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला था। दूसरा, गोताखोरों के लिए गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए, अगर गोताखोर जो गहरे समुद्र में जाते हैं, अगर वो नॉर्मल एयर जिसमें अभी इस वक्त हम अर्थ सरफेस पर जो श्वास के लिए हम जिस वायु का यूज कर रहे हैं वो मिश्रण अगर गोताखोर को हमने दिया तो जैसे जैसे गोताखोर समुद्र में नीचे जाएगा उसकी बॉडी पर क्या पड़ेगा, प्रेशर, और उच्च दाब पर उस गोताखोर के ब्लड में ऑक्सीजन तो घुलना थी, ऑक्सीजन के लिए सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन उच्च दाब पर ब्लड में क्या भी घुल जाएगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ब्लड का कोई रोल नहीं है। नाइट्रोजन जो घुली है उस वक्त तक तो गोताखोर को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गोताखोर अर्थ सरफेस पर वापस आएगा तो वो उच्च दाब पर जो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में घुल गई थी वो अब तेजी के साथ बाहर निकलेगी, जिससे गोताखोर को उल्टी, चक्कर और कई प्रकार की समस्याएं और बॉडी में तेजी के साथ दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जो उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इस बात को रोकने के लिए, यानी इस कंडीशन को रोकने के लिए हम गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण देते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण बनाना हेनरी के नियम पर आधारित है। उसमें हमने ऑक्सीजन में उच्च दाब पर क्या घोल दी, हीलियम। जब गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को लेकर समुद्र में बहुत गहराई पर भी उतर जाएगा तब भी उच्च दाब पर हीलियम इतनी हल्की गैस है कि ब्लड में घुल नहीं पाएगी और इस कंडीशन से गोताखोर बच जाएगा, जो उसको बॉडी में नाइट्रोजन घुलने से परेशानी हो रही थी। तो ये अनुप्रयोग में आप दो अनुप्रयोग का ध्यान रखें, हेनरी का नियम, इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग। एक परफेक्ट आंसर है 3 मार्क्स में आने के लिए आज का वीडियो यहीं तक रखा जाएगा। कल आपको राउल्ट का नियम, इसके अलावा बाष्पदाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, इनकी नॉलेज दी जाएगी।
अभी वीडियो भेजने में थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि 9 जून को 12th क्लास के ओल्ड स्टूडेंट्स का एग्जाम होने की वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे। 9-10 तारीख के बाद आपको रेगुलर वीडियोज और नोट्स भेजे जाएंगे। आप बराबर कांटेक्ट में रहें। थैंक यू।